हेलो गाइस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने जुलाई, अगस्त और सितंबर की करंट अफेयर से लिए हैं। आने वाले पेपर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 RBI has extended the minimum daily CRR maintenance of 80% by 3 months until 25th September 2020। तो इसका सही उत्तर है सेक्शन 42(1). जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, ये RBI एक्ट के सेक्शन 42 में ही डिफाइन है। और इस एक्ट के तहत या इस सेक्शन के तहत RBI ने बैंकों से बोल रखा है कि बैंक जो अपना CRR मेंटेन करते हैं, सीआरआर जो मेंटेन किया जाता है ये आरबीआई के पास किया जाता है। और बैंक जो सीआरआर मेंटेन कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 80% कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अगर बात करें यहाँ पर इस चीज को जो इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने, ये 27 मार्च को किया था। अभी मैं सीआरआर के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले इस न्यूज को समझ लेते हैं। तो 27 मार्च को ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था और बोला था कि आने वाले 3 महीने तक बैंक जो है वो अपना जो सीआरआर मेंटेन करेंगे आरबीआई के पास, वो 80% तक करेंगे। अभी यहाँ पे अगर बात करें, न्यूज आई थी कि जहां पर आरबीआई ने इसे 3 महीने तक और बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे अगर बात करें, सितंबर तक इसे बढ़ा दिया था और सितंबर तक बैंकों को अपना जो सीआरआर मेंटेन करना था वो 80% करना था किसके पास, आरबीआई के पास। अब ये न्यूज हमने जान ली। अब हम ये जान लेते हैं सीआरआर क्या होता है। सीआरआर की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करें, ये इस समय भारत में चल रहा है 3%। ठीक है ना, 3%। तो ये क्वेश्चन आता भी पेपर में कि इस समय सीआरआर कितना चल रहा है। सीआरआर इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। सीआरआर इज डिसाइडेड बाय आरबीआई एंड इट इज 3%। सीआरआर क्या होता है, एक सेकंड में यहाँ पे आप थोड़ा समझ लेते हैं साइड में। मान लो कोई पर्सन है और जैसे हम हैं। अब हमें क्या करना होता है, जब हम अर्न करते हैं, जब हम कमाते हैं, तो हम अपनी अर्निंग का कुछ परसेंटेज क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। और ये हम कहाँ करते हैं, बैंक के पास करते हैं। कि अगर कोई अनसर्टेनिटी आ गई, जैसे इस तरीके की पेंडेमिक आ गया या कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई, तो हम अपना जो पैसा है वो बैंक से निकाल सकेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही बैंक भी क्या करता है, बैंक भी अपने रिजर्व मेंटेन करता है आरबीआई के पास। अगर बैंक में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो बैंक किससे हेल्प लेगा, आरबीआई से। ठीक है, वो आरबीआई से विड्रॉल कर सकता है। तो जैसे हम बैंक के पास अपना पैसा जमा करते हैं, वैसे बैंक भी आरबीआई के पास करता है। और जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, वैसे बैंक भी आरबीआई से लोन लेता है। तो जो रिलेशन हमारा और बैंक का होता है, वही बैंक और आरबीआई का होता है। तो बैंक जो अपना रिजर्व मेंटेन कर रहा है, बैंक जो अपना रिजर्व मेंटेन करता है आरबीआई के पास, वो सीआरआर के फॉर्म में करता है, कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में करता है। और ये इस समय कितना चल रहा है, 3%। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो भी आप अपना सीआरआर मेंटेन कर रहे हो, उसका 80% कर सकते हो। अब समझते हैं कैसे। अब ये जो 3% मेंटेन करना है, किसका करना है, 3% ऑफ एनडीटीएल। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये 3% किसका, 3% एनडीटीएल का। एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होता है, तो बैंक में जितनी भी जो टोटल डिपॉजिट हो रहा है, भाई बैंक में दिन भर में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। तो बैंक के जो डिपॉजिट होते हैं, एक तो डिमांड डिपॉजिट होता है, एक टाइम डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट में आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आ जाते हैं, और टाइम डिपॉजिट में आपके आरडी और एफडी आ जाते हैं। तो बैंक में लोग करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, आरडी में, एफडी में जमा करते हैं। तो दिन भर में जो बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं वो टोटल डिपॉजिट हो गए। और बैंक में दिन भर में से विड्रॉल भी होते हैं। तो टोटल डिपॉजिट में से टोटल विड्रॉल माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा अमाउंट दैट इज नोन एज एनडीटीएल। ठीक है। अगर मान लो 200 के डिपॉजिट हुए, 100 के विड्रॉल हुए, तो 100 जो बचा वो क्या हुआ, एनडीटीएल। अब 100 का 3%, तो 100 का अगर बात करें 3% करेंगे, मान लो 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का 3% कितना हो गया, 3 करोड़। ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सीआरआर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है आरबीआई कि आप जो 3 करोड़ आपका जो ये सीआरआर बन रहा है, आप इसका
80% मेंटेन कर सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा करो। अभी इस समय जो भी पेंडेमिक वाली सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को देखते हुए आप 80% मेंटेन करो। तो ये जो सीआरआर है ये बैंकों को डेली बेसिस पे आरबीआई के पास जमा करना होता है। ये अगर बात करें ये डेली रिजर्व मेंटेन करने होते हैं। डेली अगर बात करें जो भी आपके पास पैसा आ रहा है उसका 3% आप मेंटेन करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल, Which state government has tied up with the NPCI and Canara Bank to launch digital payment services through UPI in villages and ग्राम पंचायत? तो विलेजेस और ग्राम पंचायत में इन निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एनपीसीआई और कैनरा बैंक से टाई अप किया है? ठीक है ना, एनपीसीआई और कैनरा बैंक से टाई अप किया है कि वो अपने राज्य के जो भी विलेजेस हैं या ग्राम पंचायत है वहां पे वो यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद रिटेल पेमेंट बॉडी National Payment Corporation of India and Canara Bank to set up UPI payment facilities for over 15,000 villages, secretariat and ward। तो 15,000 villages में जो secretariat है और जो ward है वहां पर UPI फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे टाई अप किया किसके साथ? एनपीसीआई और कैनरा बैंक के साथ। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म तो यहाँ देख लिया हमने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब एनपीसीआई क्या करता है? एनपीसीआई भारत में एक तरीके से क्या है, एक रिटेल डिजिटल पेमेंट जो सर्वर प्रोवाइड करता है कंट्री में, जो रिटेल डिजिटल पेमेंट सर्वर प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, वो एनपीसीआई ही कर रहा है। ठीक है ना, पूरे भारत में जो रिटेल डिजिटल पेमेंट सर्वर प्रोवाइड कर रहा है वो एनपीसीआई करता है। एनपीसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है और ये 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है ना, और इसी ने अगर बात करें एनपीसीआई ने ही भारत में यूपीआई को क्या किया है? डेवलप किया है। जो आज हम यूपीआई यूज करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू हम क्या करते हैं? मोबाइल के थ्रू अपना क्या करते हैं? ट्रांसैक्शन करते हैं। मोबाइल नंबर के थ्रू आप एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या कर सकते हो? ट्रांसैक्शन कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर के थ्रू आप एक बैंक से दूसरे बैंक में जो ट्रांसैक्शन करने की जो इंटरफेस तैयार किया है यूपीआई, वो एनपीसीआई ने ही किया है। और इसे जो एनपीसीआई ने डेवलप किया था वो 2016 में किया था। 2016 में यूपीआई को इंट्रोड्यूस भारत में किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखें तो एनपीसीआई की स्थापना हमने देखी 2008 में हुई। कैनरा बैंक की अगर बात करें तो कैनरा बैंक का जो टैगलाइन है वो क्या है? टुगेदर वी कैन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर। अगला सवाल, Which of the following bank has planned to set up innovation hub to promote financial inclusion, efficient banking? तो निम्नलिखित में से कितने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए एक प्लान रन किया है जिसका नाम है इनोवेशन हब? तो इसका सही उत्तर है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इनोवेशन हब टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? देखो पहले ये न्यूज पढ़ लेते हैं कि इनोवेशन हब इंट्रोड्यूस किया है इन द कंट्री फॉर आइडिएशन इंक्यूबेशन ऑफ न्यू कैपेबिलिटी विच कैन बी लेवरेज टू डीपन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रमोट एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज। तो एक इनोवेशन है एक हब यहाँ पे लॉन्च किया है कि जहाँ पे अगर बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को अचीव करने के लिए ये इनोवेशन हब में क्या किया जाएगा, और जो भी बहुत सारे जो लाइक मान लो जो सुझाव देना चाहते हैं, जो आइडियाज देना चाहते हैं कि हम भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को खत्म कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से खत्म कर सकते हैं उसे अगर बात करें यहाँ पे इससे इनोवेशन हब में क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन, यानी जन जन को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, और बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देना। तो जन जन को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, यानी एक तरीके से अगर बात करें कंट्री में 100% बैंकिंग प्रोवाइड करना, ठीक है ना, 100% लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, अगला सवाल, Which general insurance company has launched the first of its kind शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली? तो निम्नलिखित में से अगर बात करें किस बैंक ने किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली लॉन्च करी है? तो इसका सही जवाब है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है।
My mistake. SBI General Insurance. तो SBI General Insurance has launched of its first of its kind insurance product called Shagun Gift and Insurance, which is a unique gift of personal accident. The unique feature of this policy is that it can be gifted to anyone, which means it is not necessary for the policy buyer to be related to the insured. तो अगर बात करें ये जो शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये आप इंश्योरेंस एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है और ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। तो ये किसने लॉन्च करी है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में, तो जनरल इंश्योरेंस ने। तो बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, विच बैंक लीड द कंसोर्टियम ऑफ 6 बैंक which signed deal with Uttar Pradesh Express Industrial Development Authority to fund बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। तो हाल ही में अगर हम बात करें, 6 बैंक का कंसोर्टियम बनाया गया, यानी एक ग्रुप बनाया गया। कंसोर्टियम का मतलब ग्रुप बनाया गया कि ये ग्रुप क्या करेगा, इस ग्रुप से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगा, लोन लेगा, ठीक है ना। इस ग्रुप का जो बैंक है, ये बैंक क्या करेगा, इसे लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, टू डेवलप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए ये ग्रुप क्या करेगा, इसे लोन प्रोवाइड करेगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस ग्रुप को लीड कौन कर रहा है? तो इस ग्रुप को जो लीड कर रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है, ठीक है। और ये 6 बैंक कौन कौन से? 6 बैंक में अगर बात करें, आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आपका इंडियन बैंक है, आपका बैंक ऑफ इंडिया है और आपका यूको बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे का जो प्रोजेक्ट है, ये कुछ 296 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, 296 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जहां पे अगर बात करें 4 लेन जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे है उसे एक्सपेंड किया जाएगा 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे में, ठीक है ना। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगला सवाल, which of the following bank has partnered with Mastercard to facilitate real-time domestic cross-border payment and remittance through Mastercard Send? निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ मास्टरकार्ड सेंड एक फैसिलिटी है उस पर साइन किया? देखो, मास्टरकार्ड सेंड की अगर बात करें, मास्टरकार्ड सेंड के थ्रू क्या होता है, ये जो मास्टरकार्ड है ये बैंकों को क्या प्रोवाइड कराता है, मास्टरकार्ड सेंड प्रोवाइड कराता है। तो और बैंक अपने कस्टमर्स को कराता है, बैंक क्या करता है, इस कार्ड को अपने कस्टमर्स को देता है। तो मास्टरकार्ड सेंड जिस कस्टमर्स के पास होता है वो क्या कर सकता है, वो तुरंत के तुरंत अगर बात करें एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफर कर सकता है फंड। यानी अगर बात करें आप कंट्री टू कंट्री फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप मास्टर कार्ड सेंड के थ्रू कर सकते हैं। यानी अगर आपको इंडिया से यूएस भेजना है पैसा या इंडिया से चाइना भेजना है तो आप मास्टर कार्ड सेंड का यूज करके आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या कर सकते हो, अपना पैसा सेंड कर सकते हो। तो इसके लिए जो भी पार्टनरशिप करी है मास्टर कार्ड के साथ, मास्टर कार्ड सेंड को लेके, वो किया है एसबीएम बैंक ने। एसबीएम बैंक अगर बात करें भारत में 1996 से है, लेकिन इसे अगर बात करें पूरी तरीके से जो लाइसेंस मिला आरबीआई द्वारा वो 2018 में मिला था, 2018 में मिला था। ये अगर बात करें एक फॉरेन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। तो ये फॉरेन बैंक है, भारत में है और इसने मास्टर कार्ड के साथ यहाँ पे ये पार्टनरशिप करी है मास्टर कार्ड सेंड को लेके, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड न्यू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 टैक्सेबल स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2020। विच ऑर्गेनाइजेशन विल इशू दिस बॉन्ड? तो गवर्नमेंट के कोई भी बॉन्ड जो इशू करता है वो आरबीआई ही करता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के कोई भी जो बॉन्ड इशू करता है, आपको इतना पता होना चाहिए, भारत सरकार कोई भी बॉन्ड रिलीज कर रहा है मार्केट में तो वो बॉन्ड जो अपने इशू करता है वो तो उसके अगर बात इशू कौन करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई करता है किसके बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड मार्केट में इशू करता है। तो यहाँ पे भी हाल ही में एक बॉन्ड इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसका नाम है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। अब इस बॉन्ड के बारे में आपको क्या क्या जानना है वो देख लेते हैं। तो ये एक अगर बात करें एक कूपन बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कूपन बॉन्ड है। कूपन बॉन्ड का मतलब एक सिंपल से ही अगर हम बात करें, कूपन बॉन्ड का मतलब होता है अगर जिस बॉन्ड में आपको क्या मिल रहा है, ब्याज, जिस बॉन्ड में आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कूपन बॉन्ड। जैसे एफडी होता है,
ठीक है। तो वैसे ये भी है कि इसमें आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, वो 7.15। ये ब्याज परसेंटेज याद होना चाहिए, ये हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, तो ये क्वेश्चन में बनने के इसके चांसेस हैं। और दिस बॉन्ड विल बी इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो बॉन्ड है, ये इसमें कितना ब्याज मिल रहा है, 7.15 ब्याज मिल रहा है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, एनआरआई को छोड़ के इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ इसकी जो मिनिमम, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1000 है एंड मल्टीपल ऑफ 1000 में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें इसका जो टेन्योर है इस बॉन्ड का जो टेन्योर है वो 7 ईयर है, 7 साल तक है। और इसमें अगर हम बात करें, आपका जो ब्याज जो आपको मिलेगा वो हर 6 महीने में मिलेगा, ठीक है ना। इसमें जो ब्याज अपडेट होगा या जो ब्याज मिलेगा वो आपको हर 6 महीने में मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। और ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए इस स्लाइड से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन अंडर द नेम होम उत्सव विच विल डिजिटली शोकेस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बाय रिनाउंड डेवलपर अक्रॉस इंडिया। तो अगर बात करें हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने एक होम हाउस एग्जीबिशन लगाया, एक हाउस एग्जीबिशन वर्चुअली यहाँ पे एक लॉन्च किया था, सितंबर की न्यूज़ है ये, एक हाउस एग्जीबिशन वर्चुअली लॉन्च किया था, जहाँ पे जो रियल एस्टेट की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपने हाउसेस को ये होम उत्सव साइट पे क्या किया था, पब्लिश किया था, अपने हाउसेस को, अपने इंटीरियर्स को, अपने अगर बात करें उन हाउसेस के प्राइजेस को, उसकी लोकेशन को, वो सारी चीजें यहाँ पर अगर बात करें प्लेस की थी। जहाँ पे अगर बात करें कोई भी जाके यहाँ पे होम उत्सव जो यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई थी, वो उस पे जाके वहां पे उन होम्स को देख सकता था, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो इसे जो लॉन्च किया तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया था, और आईसीआईसीआई बैंक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो बस इतना पता होना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक इज रिलेटेड टू होम उत्सव, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अगला सवाल, द पब्लिकेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हैज स्टॉप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोब डेटा कलेक्शन irregularities in the annual ranking of the country's business and investment climate। तो अगर बात करें हाल ही में क्या हुआ कि इस साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट नहीं आई। हर साल भारत की एक रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो इस साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट नहीं आई, ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो ईज ऑफ डूइंग की जो बिजनेस की रिपोर्ट पब्लिश करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। तो इस साल इसकी रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, बट अगर हम बात करें इस साल इंडिया का एक होता है BRAP, इंडिया का एक होता है BRAP। ये भी अगर बात, ये जो BRAP रिपोर्ट होती है, ये जो BRAP रिपोर्ट होती है, ये इंडिया द्वारा रिलीज की जाती है, ये इंडिया द्वारा रिलीज की जाती है। और ये अगर बात करें इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को शो करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को शो करता है कि कौन सा स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा, अगर बात करें सबसे ज्यादा किस स्टेट में बिजनेस करना आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें BRAP का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में अगर बात करें सितंबर में इसकी भी रिपोर्ट आई थी। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में भारत में कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो जिस स्टेट ने टॉप किया उसका नाम पता होना चाहिए, और टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, ठीक है ना, किसमें, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में। सेकंड नंबर पे हमारा यूपी है और थर्ड में तेलंगाना है, ठीक है। अगला सवाल, तो ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट पब्लिश करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, हर साल, इस साल नहीं किया। नेम द बैंक विच गोइंग टू रिसीव ब्रैंडम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 फॉर इट्स HR इनिशिएटिव नई दिशा। निम्नलिखित में से किस बैंक को ब्रैंडम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, उसके HR इनिशिएटिव को, और उस HR इनिशिएटिव का नाम था नई दिशा। तो ब्रैंडम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट जो है ये एक तरीके की, अगर बात करें, एक ग्रुप है जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कंपनीज होती हैं, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं, उनको रिसर्च और लर्निंग के लिए क्या देता है, रिसर्च और लर्निंग के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिसर्च और लर्निंग के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है या अवार्ड देता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये जो HR इनिशिएटिव था, ये जो लॉन्च किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। यहाँ पे अगर बात करें
उन्होंने अपने जो एचआर डिपार्टमेंट है उसे इम्प्रूव करने के लिए इसे लॉन्च किया था, नई दिशा। ठीक है ना, एचआर जो होता है वो पूरी तरीके से किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट पर काम करता है, तो यहाँ पर ऐसे एसबीआई को मिला है। अभी हाल ही में अगर बात करें, एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं जिसका नाम है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। एसबीआई की टैगलाइन बैंकर टू एवरी इंडियन है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम मिलेंगे फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।